अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है रूपमती और बाज बहादुर। उस समय उत्तर भारत में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी ने दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी और उसने विभिन्न सूबों में अपने प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। इन्हीं में सुजाता खान नाम का एक सरदार भी था, जिसे शेरशाह सूरी ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। शेरशाह के पतन के बाद सुजाता खान ने मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने माणवगढ़, जिसे अब माणू कहा जाता है, को अपनी राजधानी बनाया। एक ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर बसा मांडू का किला मध्य भारत के अजय दुर्गों में माना जाता था। सुजाता खां की मौत के बाद जब उसका बेटा बाज बहादुर गद्दी पर आसीन हुआ तो उसने मांडू के दुर्ग को और भी अभेद एवं सुदृढ़ बना दिया। बाज बहादुर न सिर्फ तलवार का धनी था, अपितु उसे संगीत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। वो कलाकारों का बहुत सम्मान करता था। अनेक कलाकारों को उसने राजकीय प्रशय दे रखा था। उसके राज्यकाल में मालवा राज्य में कलाकार खूब फूले फले। उन दिनों मांडू के समीप एक गांव था धर्मपुरी। वहां के एक धनाढ्य जमींदार राठौर राजपूत ठाकुर थान सिंह के यहां एक कन्या उनकी छत्र छाया में संगीत की शिक्षा प्राप्त करती थी। उस कन्या का नाम था रूपमती। नाम के अनुरूप ही रूपमती बेहद रूपवान थी। वो वीणा बजाने में निपुण थी। भगवान ने उसे बहुत अच्छा गला दिया था। जब वो गाती थी तो प्रकृति जैसे थम सी जाती थी। श्रोता मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते थे। गांव के पास ही रीवा नदी थी और उसी से सटा हुआ एक खूबसूरत जंगल। रूपमती अपनी सखियों के साथ प्रायः नदी में नहाने के लिए चली जाती थी और स्नान ध्यान के बाद गायन वादन का जो कार्यक्रम शुरू होता था वो घंटों तक चलता था। एक बार बाज बहादुर अपने सामंतों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां एक हिरण का पीछा करता हुआ भटक कर उस स्थान पर पहुंच गया जहां रूपमती और उसकी सखियां संगीत का आनंद ले रही थी। रूपमती बड़े मधुर सुर में कोई विरह गीत गा रही थी। गीत की ध्वनि जैसे ही बाज बहादुर के कानों में पड़ी, उसने हिरण का पीछा करना छोड़ दिया और घोड़ा रोककर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। वहीं उसने एक वृक्ष के पीछे छिपकर उस गायिका को देखा जिसके कंठ से गीत की स्वर लहरियां फूट रही थी। बाज बहादुर को संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो समझ गया कि इस सुंदरी ने किसी योग्य गुरु से संगीत की शिक्षा पाई है। वो वृक्ष के पीछे से निकला और उन महिलाओं के पास जा खड़ा हुआ। सबसे पहले रूपमती की निगाह उस पर पड़ी। न जाने कैसा आकर्षण था बाज बहादुर की आंखों में कि वो उसे देखती ही रह गई। यही हाल बाज बहादुर का भी हुआ। रूपमती का सौंदर्य उसके हृदय को भेदता चला गया। पलके झपकना तक भूल गया था वो। बस एकटक उसकी ओर देखता रह गया। रूपमती की सखियां एकाएक एक राजपुरुष को अपने पास देखकर भयभीत हो गईं और वहां से गांव जाने के लिए भाग निकली। उनके जाने के बाद रूपमती को जैसे होश आया। उसने लज्जा से आंखें नीचे करके पूछा, श्रीमान, कौन है आप? वेशभूषा से तो आप कोई राजपुरुष लगते हैं। बाज बहादुर मुस्कुराया, बोला, देवी, आपकी तरह मैं भी संगीत का पुजारी हूं। आपकी आवाज और स्वयं आपकी सुंदरता की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप जितनी सुंदर हैं, आपका गला भी उतना ही मीठा है। वीणा पर तो आपकी उंगलियां ऐसे थिरकती हैं जैसे जल की स्वच्छ लहरों पर चांदनी थिरका करती है। काश मांडू को आप जैसी रानी मिली होती। सुनकर रूपमती भी मुस्कुरा उठी। परिचय जानकर उसके मन की बगिया खिल उठी थी। फिर भी अपनी प्रसन्नता मन में ही दबाकर बोली, ओह, अब समझी, तो आप मालवा के सुल्तान बाज बहादुर हैं। कैसा सुल्तान रूपमती! मैं तो पहली ही नजर में तुम्हारे रूप सौंदर्य का
दास हो चुका हूं। बाज बहादुर ने कहा, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, किंतु कहे बिना रहा भी नहीं जाता। मेरी रानी बनना पसंद करोगे रूपमती? सुल्तान, मैं एक मामूली सी किसान की बेटी हूं और आप इस राज्य के मालिक हैं। भला ये मेल कैसे हो सकता है? हो भी गया तो कितने दिन तक चलेगा? फिर भी मैं आपको देखकर पहली ही नजर में आपसे प्रेम करने लगी हूं। आप मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं तो मेरे माता पिता से इस विषय में बात करें, क्योंकि भारतीय नारियां अपने मुख से अपने विवाह के विषय में कुछ नहीं कहा करती। इसका फैसला वे अपने माता पिता पर ही छोड़ देती हैं। रूपमती ने कहा, ओह, तो आप संगीत मर्मज्ञ और रूपवान होने के साथ साथ संस्कारवान भी हैं। तब तो देवी, मेरा पक्का निश्चय है कि मैं आपके साथ विवाह जरूर करूंगा। मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। कहकर बाज बहादुर उसे आज्ञा लेकर वहां से चला गया। बाज बहादुर के जाने के बाद रूपमती अपने घर लौट आई। बस उसी दिन से वो बाज बहादुर की प्रेम दीवानी हो गई। सोते जागते, उठते बैठते हरदम उसी की यादों में खोई रहने लगी। रात के समय जब वो वीणा पर कोई तान छिड़ती और कोई गीत गाती तो उसमें उसके मन की विरह वेदना स्पष्ट झलकने लगती थी। इंतजार में उसका समय काटे नहीं कटता था। उधर बाज बहादुर की भी हालत ऐसी ही थी। वो भी रूपमती को याद करके व्याकुल हो उठता था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द समय निकालकर धर्मपुरी गांव जाए और रूपमती के साथ विवाह कर उसे अपनी दुल्हन बनाकर ले आए, किंतु राजकीय व्यवस्थाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो वहां जा नहीं पा रहा था। उसके गुप्तचर निरंतर ऐसी खबरें ला रहे थे कि मुगल सेना एक सुनियोजित ढंग से उसके राज्य पर हमले की योजना बना रही है। अतः उसे राजकार्य में अधिकाधिक ध्यान देना पड़ रहा था। देश की सुरक्षा का सवाल जो था, दोनों प्रेमी विरह वेदना से तड़पते रहे। कहते हैं कि दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दवा बन जाया करता है। हर चीज की एक सीमा होती है और बात जब सीमा से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक दिन उसका निराकरण भी होता है। इस प्रेमी युगल के दिन भी बदले। एक दिन बाज बहादुर ने धर्मपुरी में ठाकुर थान सिंह के पास संदेश भेजा कि वो रूपमती से विवाह करने के लिए आ रहा है। सुनकर ठाकुर थान सिंह को बड़ा क्रोध आया। उसने एक विधर्मी के साथ अपनी कन्या का विवाह करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। लेकिन जब गांव वालों ने, मंदिर के पुजारी और उसके दूसरे रिश्तेदारों ने उससे अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए कहा तो अंततः वो मान गया। बाज बहादुर रूपमती से विवाह करके उसे अपने नगर मांडू में ले गया। वहां उसने अपनी प्रेमिका के लिए एक शानदार महल का निर्माण करवाया। राजकीय कार्यों से फुर्सत पाकर वो सीधा रूपमती के महल में पहुंचता और कभी राजमहल की छत पर, कभी रूपमती के कक्ष में पहुंचकर रूपमती के आंचल में सिर रखकर उसका गायन सुना करता। उनके दिन बहुत ही सुखपूर्वक बीत रहे थे कि एक दिन उनकी खुशियों पर वज्रपात हो गया। मुगल सम्राट अकबर के आदेश से बहादुर खां सिस्तानी के सेनापतित्व में मुगल सेना ने मालवा पर हमला कर दिया। मुगल सेना मालवा राज्य के गांवों को उजाड़ती, निर्दोष और शांति प्रिय ग्रामवासियों के खून से होली खेलती मांडू के निकट पहुंच गई और उसने मांडू के किले को घेर लिया। इतनी विशाल सेना को देखकर बाज बहादुर के सामंत एवं मंत्रियों ने उसे परामर्श दिया कि वो युद्ध करने के बजाय सम्राट अकबर के साथ संधि कर ले। लेकिन बाज बहादुर स्वाभिमानी व्यक्ति था। अकारण आक्रमण करने वाले मुगल सेना से उसने टक्कर लेने का निश्चय कर लिया। मांडू के दुर्ग की ऐसी स्थिति थी कि उसके चारों ओर खड़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को लांघकर दुर्ग तक पहुंच पाना नितांत असंभव था। दुर्ग के चारों ओर बनी चौड़ी और गहरी खाई पर पुल बना पाना कठिन था, और अगर पुल बना भी लिया जाता तो उसे पार कर दुर्ग की प्राचीर तक पहुंच पाना बेहद कठिन था। लेकिन बाज बहादुर ने मुगल सेना को अधिक दिनों तक दुर्ग का घेरा डाले रहने का मौका न देकर उस पर इतना जोरदार हमला किया कि पहले झपट्टे में ही मुगल सेना के पांव उखड़ गए। अनेक युद्धों के विजेता बहादुर खां सिस्तानी को प्राण बचाकर
युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। बाज बहादुर की रणनीति के अनुसार भागती हुई मुगल सेना पर छिपे हुए सैनिकों और ग्रामीणों ने इतने जोरदार आक्रमण किए कि मुगल सेना को युद्ध का साजो सामान छोड़कर भाग जाने पर विवश होना पड़ा। बहादुर खां सिस्तानी की इस पराजय से सम्राट अकबर का क्रोध और भी भड़क उठा। उसने अपने सेनापति बैराम खां को एक विशाल सेना लेकर पुनः मांडू पर आक्रमण करने का आदेश दिया, लेकिन बैराम खां की भी वही हालत हुई जैसी हालत बहादुर खां सिस्तानी की हुई थी। इन दो पराजयों ने अकबर के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। उसने इस बार सेना का नेतृत्व अपनी धाय मां के बेटे आदम खां को सौंप दिया और उसकी सहायता के लिए मुल्ला पीर मोहम्मद को भेजा। 2 बार के शक्ति परीक्षण का परिणाम देखने के बाद मुल्ला पीर मोहम्मद ने भेद नीति से काम लेने की योजना बनाई। उसने मांडू में अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया और बाज बहादुर के किसी ऐसे विश्वस्त व्यक्ति की खोज में लग गया जो दुर्ग में घुसने का रास्ता बता सके। लेकिन जब मुल्ला पीर मोहम्मद को अपनी इस योजना में भी सफलता न मिली तो उसने आदम खां को दुर्ग पर आक्रमण का मशवरा दे दिया। आदम खां ने सेना के 4 भाग किए और एक भाग को आदेश दिया कि जब बाज बहादुर की सेना के साथ आमने सामने का युद्ध चल रहा हो तो वो पीछे से उसकी सेना पर हमला बोल दे। बाज बहादुर ये बात भली प्रकार से जानता था कि मुगलों की सेना उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए उसने मुगल सेना पर आधी रात के समय आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि सोए हुए सैनिकों पर अचानक रात के अंधेरे में आक्रमण करके वो मुगल सेना के एक बड़े भाग को नष्ट कर सकता था। जब बाज बहादुर रण क्षेत्र में जाने लगा तो रूपमती भी एक सैनिक के वेश में युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गई। बाज बहादुर आश्चर्य से उसे देखता रह गया। मैं भी आपके साथ रण क्षेत्र में चलूंगी, रूपमती ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रूपमती, शत्रु की इतनी विशाल सेना से टक्कर लेना आसान काम नहीं है, और फिर कितनी अंधेरी है आज की रात। हमारे सैनिक तो आसपास के इलाकों से भली भांति परिचित हैं। वे किसी भी ओर से निकलकर दुर्ग में लौट सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए किले के चारों ओर फैली पहाड़ियां और जंगल अनजाने हैं। बाज बहादुर ने रूपमती को समझाने की चेष्टा की। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। रूपमती ने एक घोड़े की ओर बढ़ते हुए कहा। हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। आपसे एक पल का विछोह भी मुझे सहन नहीं है। बाज बहादुर और उसके सेनानायकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु रूपमती हठ पर अड़ी रही। 2 प्रहर रात बीतते ही मांडू के दुर्ग का सिंह द्वार खुल गया। खाई पर से उठा हुआ पुल यथास्थान आ गया। बाज बहादुर और उसकी अश्वरोही सेना बिना कोई आवाज किए दुर्ग से निकली और गई रात तक नाच रंग में व्यस्त रहने के बाद गहरी नींद में सोई मुगल सेना पर टूट पड़ी। इस अचानक आक्रमण ने मुगल सैनिकों के होश उड़ा दिए। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही बाज बहादुर और उसके सैनिक अपनी संख्या से कई गुना ज्यादा मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारकर दुर्ग में लौट आए। उनके दुर्ग में प्रवेश करने के बाद तत्काल खाई पर बना पुल फिर उठा लिया गया। ये युद्ध इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। युद्ध का समाचार पाकर मुगल सम्राट अकबर ने आदम खां की सहायता के लिए एक विशाल सेना और भेज दी। कई दिनों के युद्ध में बाज बहादुर के सैनिकों की संख्या काफी कम हो गई थी, क्योंकि मुगल सेना ने दुर्ग के चारों ओर अपना शिकंजा कस रखा था। इसलिए वो नए सैनिकों की भर्ती भी नहीं कर सकता था। अपने सैनिकों की घटती संख्या को देखकर बाज बहादुर ने निर्णायक युद्ध करने का फैसला कर लिया। वो रूपमती के साथ अपने हाथी पर बैठकर मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुर्ग से निकला और बिजली की तेजी से शत्रु सेना पर टूट पड़ा। दिन के उजाले में उसे देखते ही मुगल सेना ने चारों ओर से घेरा डाल दिया। भयंकर मार काट शुरू हो गई। युद्ध की भीषणता देखकर बाज बहादुर और रूपमती हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए और शत्रु की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन मुगल सैनिकों के दबाव के कारण एक स्थिति ऐसी आ गई जब बाज बहादुर और रूपमती एक दूसरे से दूर होते चले गए।
बाज बहादुर की मुट्ठी भर सेना विशाल मुगल सेना का मुकाबला कहां तक कर पाती। मुगल सैनिकों को अपनी ओर बढ़ता देखकर बाज बहादुर ने बंदी बनाने की अपेक्षा युद्ध से निकल भागना ही बेहतर समझा और वो मुगल सैनिकों को चीरता फाड़ता घने जंगलों की ओर बढ़ गया। लेकिन रूपमती मुगल सैनिकों के घेरे को न तोड़ पाई। वो बुरी तरह घायल होकर घोड़े से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। जब युद्ध बंद हो गया तो मुगल सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। आदम खां के आदेश के अनुसार मुगल सैनिक रूपमती और बाज बहादुर की तलाश में निकल पड़े ताकि उन दोनों को जिंदा या मुर्दा सम्राट अकबर के सामने ले जाकर पेश किया जा सके। मुगल सैनिकों द्वारा बहुत खोज करने पर भी बाज बहादुर तो नहीं मिला, किंतु लाशों के बीच बेहोश पड़ी रूपमती उन्हें मिल गई। मुगल सैनिक उसे उठाकर दुर्ग में ले आए। रूपमती के शरीर पर अनेक घाव थे। उसका सारा शरीर खून से तर हो रहा था, किंतु ऐसी स्थिति में भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक विद्यमान थी। आदम खां उसका रूप देखकर उस पर मर मिटा। उसने वैद्य और हकीमों को बुलाकर आदेश दे डाला कि रूपमती का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। हकीमों के इलाज से कुछ ही दिनों में रूपमती ठीक हो गई और उसके घाव भी भर गए। आदम खां को जब उसके स्वस्थ होने का समाचार मिला तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने दासियों द्वारा रूपमती के पास संदेश भेजा कि वो रूपमती को अपनी बेगम समझता है और रात उससे मिलने के लिए आ रहा है। आज की रात उन दोनों की सुहाग रात होगी। रूपमती जिस प्रकार पहले बाज बहादुर के जमाने में मालवा की महारानी थी, उसी प्रकार वो अब भी मालवा की महारानी बनी रहेगी, क्योंकि अब वो स्वयं मालवा का बादशाह है। रूपमती ने जब ये समाचार सुना तो वो सन्न रह गई। फिर उसने एक भयानक निर्णय कर डाला। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि वो अपने प्रियतम के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने शरीर का कोई भी अंग छूने नहीं देगी। शाम को आदम खां बन सवर कर रूपमती के महल में पहुंचा। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज वो मालवा की सबसे सुंदर स्त्री के साथ अभिसार करेगा। किंतु वो रूपमती के कक्ष में पहुंचा तो उसकी समस्त खुशियों पर तुषारपात हो गया। जीती जागती रूपमती के स्थान पर उसे रूपमती की ठंडी और नीली लाश मिली। न जाने किस घड़ी रूपमती ने तेज जहर खाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी। मुगल सम्राट अकबर को जब रूपमती की मृत्यु का समाचार और आदम खां द्वारा स्वयं को मालवा का राजा घोषित किए जाने का समाचार मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कूटनीति से काम लेते हुए आदम खां को आगरा बुलवाया और उसे किले के एक बुर्ज से नीचे फेंकवा दिया। आदम खां के मर जाने के बाद उसने मुल्ला पीर मोहम्मद को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब सुनिए बाज बहादुर का हाल। बाज बहादुर ने अपने लिए कुछ सैनिकों को फिर से एकत्रित करके एक छापामार दल बना लिया था। वो गाए बगाए रात के समय मुगल सेना के शिविरों पर हमला करता और सोए हुए सैनिकों का वध कर उनका साजो सामान लूटकर चंपत हो जाता था। बाज बहादुर को दुर्ग के रास्तों का पता था। वैसे भी सत्ता पाकर मुगल सैनिक असावधान रहने लगे थे। इसी बात का लाभ उठाकर एक रात बाज बहादुर अपने सैनिकों के साथ दुर्ग में घुस गया और सोए हुए सैनिकों के साथ साथ उसने मुल्ला पीर मोहम्मद को भी मार दिया और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन जब वहां उसे रूपमती की मृत्यु का समाचार मिला तो उसके दिल को भारी सदमा पहुंचा। उसने राज्य का परित्याग कर दिया और फकीर का वेश धारण करके चला गया। उधर जब सम्राट अकबर को यह सूचना मिली कि बाज बहादुर एक फकीर बन गया है तो उसने समूचे राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी व्यक्ति बाज बहादुर का पता बताएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। घोषणा का व्यापक असर हुआ। कुछ ही दिनों बाद बाज बहादुर को खोज निकाला गया। सैनिक उसे सम्मानपूर्वक आगरा ले गए। अकबर ने उसे अपने दरबार में 5,000 की मनस बादरी दे दी। उसने रूपमती की मृत्यु पर भी गहरा शोक व्यक्त किया। बाज बहादुर एक मनसबदार बनकर आगरा में रहने लगा, लेकिन वो अपनी प्रेमिका का बिछोह अधिक दिनों तक सहन नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वो अपनी प्रियतमा के पास पहुंच गया। बाज बहादुर और रूपमती के प्रेम की कहानियां आज भी पूरे मालवा क्षेत्र में मशहूर हैं।